हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। 2022 में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से 10-10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चनों की ऐसी सीरीज़ मैं आपको देती जाऊंगी जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 2018 से लेके 2022-23 में अभी भी जो आपका फरवरी मार्च में दिसंबर 2022 वाला जो सेशन अभी हुआ है, तो उसमें जो अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके हर यूनिट के वो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वहाँ पे कंटेंट वहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको दे सकूँ। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की ये सीरीज़ है। ठीक है, क्योंकि आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड है यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो कई बार नहीं समझ में आते हैं, मतलब वो आपका मेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन वो पूछे जा रहे हैं। है सिलेबस का ही पार्ट, मगर काफ़ी कुछ डीप में पूछ लिया जाता है, काफ़ी उसी टॉपिक से कुछ अलग मोड के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपको समझने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर के साथ साथ चारों ऑप्शन भी मैं समझा रही हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा तो क्वेश्चन कहीं से भी बने, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर सेट में से ऐसे पूछे जा रहे हैं। ये 2022 के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही हर यूनिट का आपको मिलेंगे, तो आपकी कितनी तैयारी हो जाएगी, और कहीं से भी पूछा जाएगा तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ केस स्टडी मेथड। केस स्टडी के लिए कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि केस स्टडी क्या होता है। केस का अर्थ क्या होता है? मतलब एकल अध्ययन होता है केस स्टडी जिसको बोलते हैं। तो एक एकल अध्ययन मतलब केस का अर्थ है किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि एकल का अर्थ होता है एक संस्था हो सकती है, राष्ट्र, धर्म, एक व्यक्ति या समूह, कुछ भी हो सकता है। इस स्टडी में इस बात का संकेत मिलता है। कैसे? कि जैसे क्लोज स्टडी ऑफ ए केस, अगर कोई भी केस हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसके बहुत क्लोज जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, मतलब क्लोज स्टडी ऑफ ए केस, डीप स्टडी की जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हुआ डीप स्टडी। तीसरी क्या होती है? क्यूमुलेटिव स्टडी। और चौथी होती है क्लिनिकल स्टडी, मतलब उपचारात्मक अध्ययन। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं जो कि केस स्टडी के अंतर्गत आपको करनी ही पड़ती हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, उद्देश्य क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स में एक तो होता है उपचारात्मक उद्देश्य। मतलब केस स्टडी में क्या होता है कि लॉन्ग पीरियड मतलब इसकी जो है स्टडी चलती रहती है। तो जैसे कि किसी बीमारी का अध्ययन करना है, किसी फैमिली में किसी को कोई रोग है, कुछ है, तो उसकी कुछ डिसीज़ की भी हम लोग को स्टडी करनी है, तो वहाँ पर क्या होगा कि केस स्टडी का मेथड यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो बीमारी से संबंधित हो गया उपचारात्मक उद्देश्य। निदानात्मक उद्देश्य कैसे होता है कि कमज़ोर विद्यार्थियों को गाइडेंस देना। मतलब कोई कमज़ोर विद्यार्थी है, उसका मान लो मैथ पोर्शन बहुत कमज़ोर है, तो इसका जो है डायग्नोज किया जाएगा कि उसकी ये प्रॉब्लम है तो क्यों है, इसको कैसे इसका उपचार किया जा सकता है, निदान कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे डायग्नोसिस की बात की जाती है। शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, उनकी स्टडी करना। तो ये सारी चीज़ें इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फेजेस, अब ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपको एप्लीकेशन मोड में पूछा जाएगा कि अगर इस तरह से कोई कंडीशन है तो उसमें कौन सी स्टडी की जाएगी। ठीक है, अब फेजेस की बात करें तो पिछली बातों का अवलोकन। पहला तो ये होता है, जैसे कि बीमारी की ही बात की, तो अगर किसी में हम स्पेशल डिसीज़, कोई भी एक खास बीमारी की हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हमको क्या है, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब उसके आनुवंशिक उस पर भी जाना पड़ेगा कि उसका आनुवंशिक बैकग्राउंड क्या है, मतलब कि क्या पहले के लोगों में भी कुछ ऐसी बीमारी थी उसके फैमिली में। ठीक है, और अभी वर्तमान स्तर में किस तरह से उसका जो है कैसी उसकी एक्टिविटी है, तो उस पर भी नज़र रखी जाती है। फ्यूचर के लिए बात किया जाता है तो किस तरह से प्रगति और सुधार हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको केस स्टडी के अंतर्गत स्टडी करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है किसके अंतर्गत आएगा? केस स्टडी के अंतर्गत। तो इस तरह से इसके जो अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो ये क्या होगा? इट इज़ पर्टिकुलरिस्टिक। ठीक है, कि एक विशिष्टता परक है। ठीक है, विशेषताओं से संबंधित है, विवरणात्मक होती है। ठीक है, और इंडक्टिव होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका BCD ये ऑप्शन सही हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग है रिमोट डाटा कलेक्शन प्रोसीजर। रिमोट डाटा कलेक्शन मतलब दूरस्थ आंकड़ा संग्रहण की प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो इसमें देखिए द थर्ड पार्टी इंटरव्यू और पैनल डिस्कशन, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 ऑप्शन। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी और अगर हम इसकी बात करें पैनल डिस्कशन, तो ये क्या होते हैं? रिमोट एरिया के लिए
रिमोट सेंसिंग एरिया के लिए डेटा कलेक्शन के रूप में नहीं यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनको एक सामान्य स्थान पर एक समय पर फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी इंटरव्यू मतलब और पैनल डिस्कशन, ठीक है, इसमें क्या होगा कि सामने रह के ही उस समय पर फिजिकली इनको प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। लेकिन जो पॉपअप्स है, डेटाबेस ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, तो ये क्या होते हैं, रिमोट एरिया के जो है डेटा कलेक्शन में यूज़ किए जा सकते हैं। पॉपअप क्या होता है, यहाँ पर ऑनलाइन सर्वे या प्रश्नावली का एक रेफरेंस होता है। एक तरह की छोटी विंडो होती है जो कि जानकारी देने के लिए वेब पेज पर मतलब ऊपर इसके दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्नावली का एक रेफरेंस होता है, एक संग्रह होता है, और अधिकतर ये जो होती है अनवांटेड एडवर्टीजमेंट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कई बार आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते हैं, तो इस तरह से ऐड के होते हैं मतलब एडवर्टीजमेंट जो होते हैं, तो ये होता है पॉपअप्स के थ्रू होता है। डेटाबेस ईमेल की बात करें तो मतलब पॉपअप्स यूज़ हो गया, डेटाबेस ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग। डेटाबेस ईमेल में क्या होता है कि व्यक्तियों या समूहों को जो भी ग्रुप होता है उसको ईमेल भेज के आंकड़े एकत्रित करने के लिए रेफर करता है। तो इसमें भी प्रश्नों का एक संग्रह होता है, और जैसे कि कोई सोर्स जिसके द्वारा हम भेज रहे हैं और किसके थ्रू हमको प्राप्त करना है, तो मतलब इनपुट किस तरह से आप दे रहे हैं, और आउटपुट मतलब जहाँ से हमको वो जो फीडबैक मिलेगा, जो भी हम प्रश्नों का संग्रह भेज रहे हैं तो उसके उत्तर की क्रिया में वो भेजेगा, किस तरह से हमको रिस्पॉन्स करेगा, तो ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटाबेस ईमेल। अब इंस्टेंट मैसेजिंग की बात करें तो इंस्टेंट मैसेजिंग में जैसे कि व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक है, मैसेंजर है, तो यहाँ पर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, वैसे भी आपने पढ़ा है ना कि डाटा कलेक्शन टूल्स में कौन कौन से होते हैं, कि प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होता है, सर्वे होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट, फोकस ग्रुप। मतलब प्राइमरी में वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर कि रिसर्चर अपने ही थ्रू मतलब खुद के द्वारा चीज़ों को कलेक्ट करता है, मतलब जो भी जानकारी उसको इकट्ठी करनी है उन सोर्सों से वो सीधे ही जो है अपना कलेक्ट करता है। लेकिन सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी में जो आते हैं वो जैसे साहित्य समीक्षा, डेटाबेस या ऐतिहासिक अभिलेख। तो जैसे यहाँ पर हिस्टोरिकल जो है रिसर्च जब की जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमको प्राचीन समय का लिखा हुआ जो भी कुछ मिला प्रमाण, उसके द्वारा ही रिसर्च की जा रही है ना, तो ये हो गया सेकेंडरी। मतलब कहीं से हमको कोई सोर्स प्राप्त हुआ, वो लिखित हो सकता है, न्यूज़ हो सकती है, कोई कुछ अभिलेख हो सकते हैं, इस तरह से जो भी साक्ष्य हमको प्रमाण मिलते हैं उनके थ्रू किया जाता है, मतलब सेकेंडरी मोड के आधार पे यहाँ पर किया जाता है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी आपने पढ़े ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, मैचिंग का है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च है और उसके बाद रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें क्या आपका कह रहा है कोहोर्ट एनालिसिस क्या होती है। कोहोर्ट एनालिसिस में एक विशिष्ट जनसंख्या का अध्ययन है, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन से गुजरता है। तो इसका जो देखिए पहला ऑप्शन इससे ये मैच कर रहा है। दूसरा है कल्टीवेशन एनालिसिस या संस्कृति विश्लेषण। कल्टीवेशन मतलब फसल, इसका मीनिंग क्या होता है, फसल या खेती, है ना। तो सामाजिक दुनिया की धारणाओं का विश्लेषण होता है। कल्टीवेशन मतलब संस्कृति विश्लेषण है, तो ये सामाजिक जगत के प्रत्यक्षण का एनालिसिस ऑफ परसेप्शन ऑफ सोशल वर्ल्ड, तो ये आपका इससे संबंधित हो गया। थर्ड है आपका सी है फैक्टर एनालिसिस। तो फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, ये होता है आपका एक मल्टी वेरिएंट जो है स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है फॉर डाटा रिडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये इसका आपका। और कैनोनिकल एनालिसिस क्या होता है, प्रमाणिक विश्लेषण, तो 2 या अधिक आंकड़ा सारणियों का साथ साथ विश्लेषण। ठीक है, तो ये हो गया आपका इससे। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑप्शन से मैच हो गया। कैनोनिकल में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक डेटा टेबल का एक साथ एनालिसिस किया जाता है, मतलब डेटा के विभिन्न सेटों के बीच, जैसे एक सेट हुआ और दूसरा सेट हुआ, तो इनमें विभिन्न संबंधों की खोज की जाती है और ये समझा जाता है कि एक सेट के वेरिएबल्स में परिवर्तन कैसे वेरिएबल्स के दूसरे सेट में परिवर्तन करते हैं। मतलब जो भी एक सेट में चर हैं परिवर्तित हो रहे हैं, तो दूसरे सेट में किस तरह से उसको प्रभावित करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपका इसमें होती है कैनोनिकल एनालिसिस में। ठीक है, आगे देखिए, टी परीक्षण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयुक्त किया जा सकता है। तो टी परीक्षण के लिए, टी परीक्षण आपका होता क्या है पहले तो ये समझिए। देखिए, इससे संबंधित एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगी। ठीक है, रिसर्च में ही है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसमें देखिए जेट टेस्ट है, टी टेस्ट है, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, ये सारे टर्म्स आपके पूछे जा रहे हैं अब एग्जाम में। ठीक है, तो इससे संबंधित वीडियो मैं आपको बना के दूंगी, आप लोग कमेंट में बताइए
वीडियो मुझे बनाना चाहिए या नहीं, ठीक है, आपको ज़रूरत है और बाकी किन चीज़ों में भी आपको चाहिए तो आप लोग वो कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर देखिए टी टेस्ट क्या होता है। टी टेस्ट एक मतलब सांख्यिकी में परिकल्पना परीक्षण के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले परीक्षणों में से एक है। काफ़ी तरह के परीक्षण मतलब टेस्ट यूज़ होते हैं, जैसे कि जेट टेस्ट है, टी टेस्ट है, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मान विटनी यू टेस्ट। तो ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें कि जेट टेस्ट और टी टेस्ट एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अंतर कहाँ पे होता है, बड़े प्रतिदर्शों के लिए जो बड़े सैंपल्स के लिए यूज़ किया जाता है वहाँ तो जेट टेस्ट का यूज़ करते हैं, और छोटे सैंपल्स की बात करें, सैंपल्स मैंने आपको बता रखा है सैंपल क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, और पॉपुलेशंस क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ है रिसर्च एप्टीट्यूड, वो आप लोग देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, काफ़ी चीज़ें मैंने कवर करा दी जो कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो छोटे सैंपल्स होते हैं वहाँ पर टी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दो मध्यमानों के अंतर की सार्थकता के लिए टी टेस्ट में टी रेशियो की गणना की जाती है। तो यहाँ पर जो होता है आपका, इसमें टी टेस्ट में क्या होता है, एक होता है M1 और एक होता है M2, मतलब जो मीन होता है सैंपल का, पहले सैंपल का मीन M1 और दूसरे का M2। तो टी रेशियो क्या होगा, टी को इस तरह लिखा जाता है, टी रेशियो ये होगा M1, और इसको माइनस भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह से सिंबल, मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कई बार ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। M1 माइनस M2 अपॉन सिग्मा डी, ठीक है। अब सिग्मा डी क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। तो ये स्टैंडर्ड एरर का हो गया, ठीक है, सिंबल होता है। तो इस तरह से दो माध्यमों के अंतर की सार्थकता के लिए टी टेस्ट में टी रेशियो की गणना की जाती है। तो M1 और M2 का जिक्र आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, टी टेस्ट की बात होती है, ठीक है। सिग्मा क्या है आपका, ये हो गया स्टैंडर्ड एरर। अब देखिए MS एक्सेल, आप टी परीक्षण के लिए MS एक्सेल को यूज़ करते हैं और SPSS, ठीक है। SPSS क्या है, ये दो चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं, ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन है। अब इसको समझते हैं MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो बुनियादी सांख्यिकी उपकरण विश्लेषण उपकरण प्रदान करता है, ठीक है, जिसमें टी टेस्ट भी शामिल होता है। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो गया। SPSS क्या है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका सोशल साइंस के लिए। यहाँ पर यूज़र जो होता है SPSS की उन्नत सुविधाओं और कार्यों का उपयोग करके टी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सोशल साइंस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। और SPSS में टी टेस्ट साथ ही आंकड़ों को व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और प्रस्तुत करने के अन्य कार्य भी शामिल होते हैं। अब MS इक्वेशन क्या है, MS इक्वेशन भी एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो बुनियादी गणितीय समीकरण संपादन और मतलब वहाँ पे उसके स्वरूपण क्षमता को प्रदान करता है, ठीक है। तो लेकिन टी टेस्ट या अन्य सांख्यिकी विश्लेषण के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। तो MS इक्वेशन ये क्या होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक। तो ये आपका हो गया। अगला देखिए, इंटरकोडर रिलायबिलिटी आर एम्प्लॉयड इन रिसर्च रिलेटेड, मतलब इंटरकोडर विश्वसनीयता के मानदंडों का प्रयोग किस शोध में होता है। तो इंटरकोडर क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होती है, ये होता है आपका इंटरकोडर जो जिसमें यूज़ किया जाता है वो होता है कंटेंट एनालिसिस। अब देखिए ये सारी एनालिसिस क्या होती है। कंटेंट एनालिसिस क्या है, एक ऐसी शोध पद्धति है जिसका उपयोग व्यवस्थित रूप से, कंटेंट मतलब क्या होता है, एक लिखित, बोली जाने वाली या दृश्य सामग्री, मतलब कोई भी पाठ हो सकता है, चित्र हो सकता है, वीडियो का विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए, ठीक है। तो कंटेंट मतलब एक सामग्री। तो यहाँ पर व्याख्या करने के लिए किया जाता है। ये सामाजिक विज्ञान और मानविकी में अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सोशल साइंस में ज़्यादा यूज़ होता है। कंटेंट एनालिसिस में कोडिंग प्रक्रिया के स्थिरता और सटीकता का ही एवेल्युएशन करने के लिए इंटरकोडर रिलायबिलिटी का यूज़ किया जाता है। रिलायबिलिटी से मतलब आप समझ रहे हैं, विश्वसनीयता, ठीक है। विश्वसनीयता कभी होगी, कंसिस्टेंसी, मतलब कि एक बार टेस्ट हुआ उसमें जो भी रिजल्ट आया, फिर कुछ समय के बाद दूसरा टेस्ट हुआ, फिर कुछ समय के बाद तीसरा हुआ, तो मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए, तो वहीं पे विश्वसनीयता आती है, ठीक है। रिलायबिलिटी से मतलब यही होता है, ठीक। आप देखिए अब इसमें है आपका डिस्कोर्स जो है एनालिसिस क्या होता है, ये क्या होता है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, भाषा के प्रयोग का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो डिस्कोर्स हो गया आपका। उसके बाद होता है नैरेटिव।
यहाँ पर भी क्या होता है, ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च वो है, मेथड है, जिसका उपयोग कहानियों और आख्याओं मतलब जो भी लेक्चर्स होते हैं इनके अध्ययन के लिए किया जाता है। ठीक है। पाथ एनालिसिस क्या होता है, ये जो होता है पथ विश्लेषण, ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार का कारणात्मक मॉडल है। ठीक है। कॉज इफेक्ट की बात करता है। इसमें इसका जो यूज़ होता है कई चरों के बीच संबंधों की जांच करने और उनके बीच कारण और प्रभाव संबंधों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो पाथ एनालिसिस आपका क्या हो गया, कॉजल इफेक्ट की बात करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें कंटेंट एनालिसिस होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए स्टेटमेंट के फॉर्म में है। तो इनमें कह रहा है, पहला कथन है, अनुसंधान प्रश्नों को विकसित करने का अर्थ है आप जो जानना चाहते हैं उसे संचित करना और सीधे उस पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। ठीक है। अनुसंधान प्रश्नों को विकसित मतलब इसीलिए तो आप क्या है, प्रॉब्लम को चूज़ करते हैं, पहले तो फील्ड सेलेक्ट करते हैं, फिर साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो पहले आप कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो वहीं से क्या है आपका रिसर्च क्वेश्चंस बनता है। तो इसी पर ही तो ध्यान करके आप रिसर्च का बाकी मेथड को आप आगे करेंगे, है ना। तो इसलिए ये कथन तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है, ये ठीक है, एक शोध प्रश्न एक शोधकर्ता को साहित्य सर्वेक्षण करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, तो ये गलत है। साहित्य की समीक्षा तो सभी को करनी पड़ेगी, मतलब लिटरेचर रिव्यू तो आपको सभी को करना पड़ता है ना, तभी तो पता लगेगा कि हमने सिलेक्शन किया। और उसके पहले मतलब साहित्य सर्वेक्षण से ही पता लगता है कि कहाँ तक इसके बारे में रिसर्च हो चुकी है या कितनी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, मतलब कितनी चीज़ें संज्ञान में आ चुकी हैं, क्या चीज़ अभी बाकी रह गया करना। तो साहित्य सर्वेक्षण तो करना ही पड़ेगा, तो ये नहीं की बात नहीं करता है। ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, मतलब फर्स्ट इज़ ट्रू बट सेकेंड इज़ फॉल्स। तो इसमें आपका, हाँ, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज़ फॉल्स। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है। अगला देखिए, किसी सांख्यिकीय प्रतिचयन वितरण के मानक विश्लेषण को क्या है, मानक त्रुटि कहा जाता है। अब देखिए, किसी सांख्यिकी के मतलब यहाँ पर कह रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड एरर कह रहा है। और दूसरा कह रहा है जब जनसंख्या से लिए गए नमूनों की संख्या 30 से 60 के बीच होती है तो उन्हें छोटे नमूने कहते हैं। ठीक है। तो ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट जो कह रहा है यहाँ पर परिवर्तनशीलता के उपायों में स्टैंडर्ड डिवीजन और स्टैंडर्ड एरर शामिल होता है। मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन और स्टैंडर्ड एरर जहाँ पर भी चेंजिंग की बात होगी वहाँ पर ये शामिल होगा। अब स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, ये पॉपुलेशन के नमूने में परिवर्तनशीलता का अनुमान लगाती है। ठीक है। तो ये हो गई एरर। एरर क्या होगी, जहाँ पर चेंज हुआ वहाँ पर ये अनुमान लगेगी, एक अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर एरर हो सकती है। जबकि जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है नमूने के भीतर परिवर्तनशीलता को दर्शाता है, मतलब डेविएट मतलब विचलन। ठीक है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में थोड़ा परिवर्तन हो जाना। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मानक त्रुटि कहा जाता है, ऐसा नहीं होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है और स्टैंडर्ड एरर अलग है। और दूसरा है तो ये सही नहीं है। ठीक है। फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है। यहाँ पे कह रहा है नमूनों की संख्या, तो नमूनों की संख्या से मतलब है कि अगर यदि जो है नमूने का आकार मतलब जो सैंपल साइज है वो n इज़ लेस देन 30 तो इसे छोटे नमूने के रूप में कहा जाता है। ठीक है। तो छोटा नमूना 30 से 60 मतलब 30 से अगर बड़ा हो गया तब तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना, छोटा नहीं होगा। तो ये दोनों ही क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर इसका दूसरा ऑप्शन सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है। अगला देखिए, छोटे स्तर पर किए जाने वाले अन्वेषणात्मक शोध को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पायलट टेस्ट कहते हैं। ठीक है। एंड अन्वेषणात्मक मतलब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑन ए स्मॉल स्केल इज कॉल्ड, क्या होता है, पायलट टेस्ट होता है, इसको पायलट परीक्षण कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, खोजपूर्ण शोध, है ना। तो इसका पहले तो ये जानिए कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसी विषय या समस्या की सामान्य समझ हासिल करना। मतलब यहाँ पर प्रमुख मुद्दों और अवधारणाओं की पहचान की जाती है।
इसका उपयोग अक्सर शोध के शुरुआती चरण में किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मतलब खोजपूर्ण शोध होती है, इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एकदम स्टार्टिंग स्टेज में इसको किया जाता है। यहाँ पर इस बात ये मतलब इसलिए स्टार्टिंग में की जाती है क्योंकि जब किसी भी विषय के बारे में बहुत कम जानकारी होती है और शोधकर्ता किसी समस्या को परिभाषित करने या शोध प्रश्न विकसित करने का प्रयास कर रहा होता है, तब क्या होगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। मतलब पहले से कुछ भी काम इस पर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, मतलब एकदम स्टार्टिंग कंडीशन में होता है और पायलट टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब अगला देखिए, इसी से संबंधित और क्वेश्चन जो कि 2022 में ही आपके अलग अलग सेटों में पूछे गए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज प्रिलिमिनरी इंटेंडेड टू, मतलब अन्वेषणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अब देखिए, क्योंकि आपको पता है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है ना, तो इसका क्या होगा, मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, प्राथमिक जानकारी एकत्र करना, ठीक है। गैदर प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, ये इसका राइट ऑप्शन है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होगी, कि प्राथमिक सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि इससे पहले कोई भी काम नहीं हुआ है ना। तो ये हो गया आपका। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हाँ अब देखिए कुछ पॉइंट है इसके बारे में कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के कुछ एक मुख्य बिंदु क्या है, कि लचीला और खुला दृष्टिकोण है जिसमें कि कोई पूर्व कल्पित परिकल्पना नहीं है। जैसे कि हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी ऐसी एजम्पशंस नहीं ली जाती है। डेटा एकत्र करने के लिए साहित्य समीक्षा, फोकस समूह, साक्षात्कार जैसी विभिन्न विधियों का उपयोग करता है, ठीक है। क्योंकि उसको शुरू में ही जानकारी चाहिए, उसके पहले कुछ भी उसके पास नहीं है, तो इन सब चीज़ों से ये उपयोग करता है। सैम्पल साइज क्या होता है, छोटा और नॉन रिप्रेजेंटेटिव होता है। और अधिकतर जो डेटा होते हैं वो कैसे होंगे, क्वालिटेटिव होंगे इन नेचर, है ना। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक प्रकृति के होंगे। इसका उपयोग विचारों को उत्पन्न करने, समस्याओं की पहचान करने और आगे की शोध के लिए परिकल्पना विकसित करने के लिए किया जाता है। फिर इसे रचनात्मक शोध के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग समस्या, शोध प्रश्न और उद्देश्यों को तैयार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई है, ठीक है। अब आपका इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर देखिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से ही अब स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए इसमें कह रहा है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर डाटा इंडिकेशंस, मतलब गवेषणात्मक शोध डाटा सूचकों के लिए की जाती है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसके लिए की जाती है, यहाँ पर फर्स्ट इज राइट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है डाटा कलेक्शन के लिए किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द गोल ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टू गैदर और फाइंड डेटा टू फाइंड आउट कॉजलिटी, मतलब शोध का लक्ष्य कारणता को ढूंढने के लिए अंतिम डाटा। तो अंतिम डाटा एकत्र करने के लिए तो नहीं किया जाता है ना, प्राइमरी स्टेज पे ही किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा रॉन्ग है, क्योंकि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपके पास एक सामान्य विचार या एक विशिष्ट प्रश्न होता है जिसे शोधकर्ता अध्ययन करना चाहता है, लेकिन इसके बारे में पहले से कोई मौजूदा ज्ञान नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा, वो पहले ही स्टेज पे ही मतलब इसको यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करनी पड़ती है। अब कारणात्मक जो सेकेंड स्टेज में कह रहा है, स्टेटमेंट जो सेकेंड है कि कारणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य कारण और प्रभाव संबंधों के बारे में हाइपोथेसिस का टेस्ट करना होता है। तो ये हाइपोथेसिस का टेस्ट तो तभी करेंगे ना जब हम लास्ट में पहुंच जाएंगे, मतलब हमको अंतिम जो डेटा को प्राप्त करना होगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सब 2022 के क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट भी दिया करें कि आप लोग और किस तरह की वीडियोस चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो जो है लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।